होता है, दैट इज अ नाइट्रोजन। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया हमसे पूछा जाएगा, तो दो एमीन ग्रुप जब CO से अटैच होते हैं तो उसको यूरिया के फॉर्म पे इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको NH2CO NH2, और इसको बनाया किससे जाता है, तो अमोनियम साइनेट एक केमिकल होता है जिसका फॉर्मूला NH4CNO होता है। उसकी हीटिंग का प्रोसेस अगर हम करते हैं तो आफ्टर डिसोसिएशन वो हमको क्या गिव करता है, यूरिया गिव करता है। एंड दिस इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज इट हैज अ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऐसा किसने कहा, 1822 पे वोलर नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस बात को बताया। ठीक है, यूरिया की सिंथेसिस के बाद ये फर्स्ट केमिकल था जिसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म पे लैब में प्रिपेयर किया गया था। इसके बनने के बाद अदर साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अदर टाइप्स के केमिकल बनाए, जिसमें से एक साइंटिस्ट हमारे हो जाते हैं कोल्बे। 1845 पे इन्होंने एसिटिक एसिड को प्रिपेयर किया था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हेल्प से इसको लैब में बनाया गया था। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। इसके बाद बर्थलोट नाम के साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने मीथेन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उन दोनों के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के थ्रू एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया। ऐसे करते करते बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में क्या किए जाने लगे, प्रिपेयर किए जाने लगे। और नाउ अ डे हम सभी जानते हैं कि लैब में जितना भी केमिकल होता है, अकॉर्डिंग टू जो भी उस कंडीशन या जिस भी मीडियम में वो बनता है, उस मीडियम को क्रिएट करते हुए उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कर सकते हैं, लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। एट प्रेजेंट कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि पेट्रोलियम है, रबर है, रेयोन, प्लास्टिक, परफ्यूम, मेडिसिन, इन सभी में जो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इनको लेबोरेटरी में क्या किया जा सकता है, प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, आपको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज आपके चैप्टर का जो हेडिंग है इसमें बताया गया है सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमने जाना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको बोला जाता है जो भी केमिकल कंपाउंड हमको किससे मिलते हैं, लिविंग थिंग से, जो हमको प्लांट और वेजिटेबल से क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कैटेगरी में क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, अब देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा इसमें और कौन कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा इसमें जो केमिकल प्रेजेंट होता है वो हमारा नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले तो बोला गया कि इसको लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, फिर अदर साइंटिस्ट आए जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे वोलर, जिन्होंने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया लैब में प्रिपेयर किया था, जो कि किससे बना था, अमोनियम साइनेट से बना था। एंड देयर फॉर्मूला इज NH4CNO। आफ्टर हीटिंग दे गिव अ यूरिया एंड देयर फॉर्मूला इज NH2CO NH2। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि the branch of chemistry which involve the study of all other compound of a carbon except किसको, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन, साइनाइड एंड देयर सॉल्ट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, एक्सेप्ट करके इन सारे केमिकल्स का स्टडी जिस ब्रांच में किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। और हाइड्रोकार्बन की स्टडी भी केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में की जाती है उसको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। मतलब कार्बन कंटेनिंग ग्रुप मोस्टली आप ये बोल सकते हो, एक्यूरेटली तो नहीं बोल सकते कि सिर्फ कार्बन कंटेनिंग ग्रुप को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रीड करते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा है उस बेस पे बोल दिया जाता है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रीड किया जाता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये हमको अवेलेबल कहाँ से हुआ, वेजिटेबल और ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हमको वेजिटेबल से या फिर एनिमल किंगडम से या नेचर से अवेलेबल होता है तो ये प्योर होता होगा क्योंकि वो नेचुरली हमको मिल रहा है। ठीक है, लेकिन
अगर हमने उसको लैब में प्रिपेयर किया मतलब इतने सारे एलिमेंट को हमने लिया और वहां पर हमने कोई केमिकल कंपाउंड बनाया, तो वो पूरी तरह से प्योर होगा क्या? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि लैब में हमने प्रिपेयर किया और वो पूरी तरह से प्योर ही हो। इस वजह से ऐसा समझा जाता है कि लैब में सिंथेसाइज्ड करने पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कुछ इम्प्योरिटीज होती होगी, तो उन इम्प्योरिटीज को प्यूरिफाई करने के लिए या उन इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए कुछ बेसिक टेक्निक का यूज किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उन बेसिक टेक्निक्स के बारे में आपको इस चैप्टर पे डिस्कस करना है। जो बेसिक टेक्निक होता है वो दो तरीके का हो सकता है, एक क्वालिटेटिव हो सकता है और एक क्वांटिटेटिव हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ बेसिक टेक्निक्स बताए गए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्यूरिफाई करने के लिए। तो उन बेसिक टेक्निक्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बताया गया है कौन कौन से स्टेज हमको फॉलो करनी चाहिए लैब में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के बाद उसके प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस के लिए। सबसे पहले बताया गया है प्यूरिफिकेशन, सेकेंड बताया गया है क्वालिटेटिव एनालिसिस हम कर सकते हैं, थर्ड उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद उस केमिकल फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन किया जाता है, फिर उसका फॉर्मूला डिटरमाइन किया जाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जिसमें पता चलता है कि कार्बन कितने रेशियो में है, हाइड्रोजन कितने रेशियो में है, ऑक्सीजन कितने रेशियो में होगा उसके फॉर्मूला पे, देन उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया जाता है। मतलब लैब में अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने प्रिपेयर किया है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसका नाम क्या होगा, उसका मास क्या होगा, उसको फाइनल स्टेज तक पहुंचने के लिए हमको कुछ स्टेजेस फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें सबसे पहला है प्यूरिफिकेशन का, देन उसकी क्वालिटी का पता किया जाता है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है, सेपरेटली कैरेक्टर प्रेजेंट है या एक साथ उनमें कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है। इसके बाद उसकी क्वांटिटी कितनी कितनी है ये पता किया जाता है। जब क्वांटिटी पता चल गई तो हम उसका मास निकाल लेते हैं। मास निकालने के बाद हमको उसका जो फॉर्मूला है वो निकालना है और फॉर्मूला निकालने के बाद उसका क्या स्ट्रक्चर होगा वो हमको पता करना रहता है। ठीक है, तो लैब में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया और बनाने के बाद इन फॉलोइंग स्टेप्स में हम उस केमिकल फॉर्मूला के और उसके मास और उसके स्ट्रक्चर तक पहुंच जाते हैं डिफरेंट स्टेज के हेल्प से। तो सबसे पहला है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोई भी कंपाउंड आप सभी जानते हैं कि नेचर में अगर वो अवेलेबल हो रहा है तो जनरली वो प्योर स्टेट में है, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेचर पूरी तरीके से प्योर नहीं होता। यहाँ पे हमारे सराउंडिंग एरिया में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट हैं, लेकिन इन गैसेस की वजह से उनमें कुछ इम्प्योरिटी जनरेट हो सकती है क्योंकि केमिकल किसी भी कंडीशन में आपस में क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। तो ऐसा होता है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज जरूर रहती होगी। तो इस इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए सबसे पहला टेक्निक ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताया जाता है प्यूरिफिकेशन का। प्यूरिफिकेशन में हम कुछ फॉलोइंग मेथड्स का यूज करते हैं इन अ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का कर रहे हैं हम तो ये टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट आपका बताया जा रहा है क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है, सेकंड सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है और थर्ड आपका डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है। फोर्थ हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन विद अ सॉल्वेंट और डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। मतलब डिस्टिलेशन करने के बाद जो सॉल्वेंट है उसका सॉल्वेंट से उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। और फिफ्थ टेक्निक हम यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी का। मतलब जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस करने के लिए हम इन फॉलोइंग टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है क्रिस्टलाइजेशन, सेकंड सब्लिमेशन, थर्ड डिस्टिलेशन, फोर्थ एक्सट्रैक्शन विद अ सॉल्वेंट एंड फिफ्थ इज अ क्रोमेटोग्राफी। अब इस टेक्निक का यूज करने के लिए हमको इस टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए। तो ये टेक्निक कौन कौन सी होती है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली टेक्निक यहाँ पे बताई गई है क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक की। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन का मेथड हम
उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, जो क्या होना चाहिए, सॉलिड सब्सटेंस होना चाहिए। मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने बनाया है एट अ एनटीपी, अगर वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो मैं कौन से टेक्निक को यूज करूंगी, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को। दीपक, व्हाट आर यू डूइंग, बताइए क्या हुआ। कौन से टेक्निक को हम यूज करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को। इन अ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करते हैं जो कौन सा सब्सटेंस हो, सॉलिड सब्सटेंस हो। मतलब केमिकल कंपाउंड का अगर फिजिकल स्टेट एट एनटीपी सॉलिड होता है तो उस टाइम पर हम क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो मेथड होता है ये किस पे बेस्ड होता है पूछा जाएगा, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया है उसकी सॉल्युबिलिटी पर ये जो मेथड है क्रिस्टलाइजेशन का ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कैसे, उसके बारे में जानते हैं। ये दो तरीके का हो सकता है, एक सिंपल क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक और एक आपका होता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक होता है। ठीक है, सबसे पहले सिंपल क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक सॉल्वेंट को सेलेक्ट किया जाता है। क्यों सॉल्वेंट लिया, बिकॉज मेरा जो सब्सटेंस है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड स्टेट में है तो जो भी सॉल्वेंट मैंने लिया है उसमें वो केमिकल कंपाउंड क्या होगा, डिसॉल्व होगा। ठीक है, डिसॉल्व होगा तो आप जानते हैं कि जैसे कोई केमिकल कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का बना हुआ है तो क्या सारे के सारे एक साथ डिसॉल्व हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, सबका अपना एक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं कि जो भी केमिकल कंपाउंड मैंने लिया है उसको डिसॉल्व करने के लिए एक एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट कौन सा होता है। उस एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट का हम हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं और उस हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन के थ्रू जो सब्सटेंस है हमारा उसका क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। तो इसके लिए फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ अ सुइटेबल सॉल्वेंट। अब कौन सा सॉल्वेंट सुइटेबल होगा ये पता करने के लिए कौन कौन सी चीजों पे हम आते हैं, देखिए। सबसे पहला है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट शुड बी लो सो दैट दे क्रिस्टलाइज इजीली। मतलब ऐसे सॉल्वेंट का यूज करना चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, क्या होना चाहिए, जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा, सॉरी, ऐसे सॉल्वेंट का यूज करें जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो हो। इससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड बी मोर सॉल्युबल इन अ हाई टेम्परेचर बट मस्ट बी लेस सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर। ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हमको सेलेक्ट करना चाहिए जिसका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा हाई टेम्परेचर पर क्या हो, ज्यादा सॉल्युबल हो। पहले मैंने जो बात की थी उसमें मैंने क्या किया था, मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए बोला था। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जा रही है, यहाँ पे सॉल्वेंट की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, दोनों को मैच मत करिएगा, मिक्स अगर कर दिया तो डिस्टर्ब हो जाओगे। ठीक है, मस्ट बी लेस सॉल्युबल एट अ रूम टेम्परेचर, मोर सॉल्युबल होना चाहिए हाई टेम्परेचर पे, और रूम टेम्परेचर पे लेस सॉल्युबल हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। ऐसे हमको सॉल्वेंट का यूज करना चाहिए, और ऐसा इस वजह से ताकि हमको एक गुड क्रिस्टल आफ्टर कूलिंग प्रोसेस क्या हो सके, मिल सके। तो इसके लिए अच्छा सॉल्वेंट वाटर हो सकता है, ईथर हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो ईथर और अल्कोहल है ये ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्वेंट है, और क्लोरोफॉर्म जो है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, कौन बता रहा है बताइए, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था इसके बारे में। फॉर्मूला क्या है क्लोरोफॉर्म का, मैम CHCl3। CHCl3, वेरी गुड। और ऐसे ही ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, बताओ, ब्रोमोफॉर्म का मैम CHBr3। ओके, और आयोडोफॉर्म क्या हो जाएगा,
आयोडोफॉर्म क्या होगा बताइए? क्लोरोफॉर्म का CHCl3, ब्रोमोफॉर्म का CHBr3, तो आयोडोफॉर्म का CHI3। CHI3। वेरी गुड, तीनों का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कार्बन कंटेनिंग हो गया, और वाटर आपका जनरली एक सॉल्वेंट होता है, इस बात को आप जानते हो। नेक्स्ट है जो इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज आर आइदर इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर और देयर सॉल्युबिलिटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ओरिजिनल सॉल्वेंट सब्सटेंस। मतलब जो ओरिजिनल सब्सटेंस होगा उसमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी, और वो इम्प्योरिटीज चलिए impurities are either insoluble in solvent at room temperature or their solubility is greater than that of original substance. ओरिजिनल इन अ रूम टेम्परेचर जो ओरिजिनल सब्सटेंस हमने लिया है उसका सॉल्युबिलिटी क्या होना चाहिए? मोर होना चाहिए। लेकिन उस ओरिजिनल सब्सटेंस पे जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है एट अ रूम टेम्परेचर, वो कैसा होना चाहिए? लेस होना चाहिए। अब देखो ऐसा क्यों? मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया और उसको सॉल्वेंट पे डिसॉल्व किया। सॉल्वेंट पे वो तब तक डिसॉल्व नहीं होगा जब तक आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करोगे। जैसे ही तुमने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, वो क्या होना स्टार्ट कर देगा? डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देगा। अब डिसॉल्व होने के बाद वो कौन सा प्रोसेस शो करेगा? कूलिंग का प्रोसेस शो करेगा। कूलिंग का प्रोसेस जैसे ही वो शो करता है, तो उस टाइम पर जो भी आपने सॉल्वेंट लिया है उस सॉल्वेंट में इन इम्प्योरिटीज को क्या होना चाहिए? इनसॉल्युबल होना चाहिए। इम्प्योरिटीज को इनसॉल्युबल मतलब वो चीज उस सॉल्वेंट में घुलेगी ही नहीं। और अगर वो चीज उस सॉल्वेंट में घुलेगी नहीं, तो आपने क्या किया? फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किया। आप फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करोगे तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करने पर वो जो इम्प्योरिटीज है वो क्या हो जाएगी? इम्प्योरिटीज को आप आसानी से सेपरेट कर सकते हो ना, क्योंकि सॉल्वेंट में एट अ रूम टेम्परेचर पर जो मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो तो पूरी तरीके से क्या हो रहा है? घुल रहा है। लेकिन जो इम्प्योरिटीज है वो पूरे तरीके से क्या नहीं हो रही है? डिसॉल्व नहीं हो रही है। तो वो डिसॉल्व नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि जो इम्प्योरिटीज है वो घुलेगा ही नहीं, वहां पे सॉलिड फॉर्म पे रहेगा। और जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो घुल गया, तो आगे चल के उसका मैं और प्रोसेस कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो प्योर सब्सटेंस है वो मुझे उस सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा? अवेलेबल हो जाएगा। और याद रखना, आपको ऐसा सॉल्वेंट सेलेक्ट करना रहता है कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका आप प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस कर रहे हो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सॉल्वेंट से रिएक्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। इसी वजह से फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि सिलेक्शन ऑफ अ सुइटेबल सॉल्वेंट, मतलब एक सुइटेबल सॉल्वेंट जो क्या करे? ऑर्गेनिक कंपाउंड को एट अ रूम टेम्परेचर डिसॉल्व भी कर ले और उसका इम्प्योरिटी उस टाइम पर डिसॉल्व ना हो, और साथ में वो जो सॉल्वेंट है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट ना करे। इससे सिर्फ हमारे सॉल्वेंट में क्या बचा रहेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बचा रहेगा। हम आसानी से उस सॉल्वेंट को सेपरेट कर सकते हैं, जो इम्प्योरिटीज है उसको भी सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक इस वजह से इसमें ये बताई गई है कि हमको ऐसे सॉल्वेंट का यूज करना है जो कि इन पॉइंट्स को क्या करता हो? पुट अप करता हो। अगर इन पॉइंट्स को वो फॉलो करेगा तभी उस सॉल्वेंट को आप सेलेक्ट करोगे, और वो सॉल्वेंट आपका वाटर हो सकता है, ईथर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है और क्लोरोफॉर्म हो सकता है। लेकिन सारे केमिकल के लिए आप एक सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कुछ केमिकल कंपाउंड, अगर मैंने ईथर को सॉल्वेंट फॉर्म पे लिया तो उसके साथ क्या कर ले? रिएक्ट कर ले। अगर वो उसके साथ रिएक्ट कर लेगा तो उसमें तो ईथर की इम्प्योरिटी आ गई ना, और अगर ईथर की इम्प्योरिटी आ गई तो उसको रिमूव कैसे
कैसे किया जा सकेगा अगर उसने रिएक्शन कर लिया हो तो इस वजह से कुछ कंडीशंस होते हैं और उन कंडीशंस को अगर हमारा सॉल्वेंट क्या करे, फॉलो करे, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, एज अ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। और अगर उन कंडीशंस को सॉल्वेंट फॉलो नहीं करता है तो उस सॉल्वेंट को आपको यूज नहीं करना चाहिए। इसके बाद फोर्थ पॉइंट इसमें बताया गया है कि सॉल्वेंट शुड नॉट बी हाईली कंबस्टिबल सो दैट इट कैन बी हीटेड एंड देयर इज नो रिस्क ऑफ एनी एक्सीडेंट। मतलब हाईली कंबस्टिबल मतलब ज्यादा से ज्यादा देर तक अगर हम उसको गर्म भी करें, ठीक है, तो उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े ऐसे केमिकल को हमको लेना है जिसकी वजह से किसी भी टाइप का कोई एक्सीडेंट वहां पे नहीं हो सकता है। इससे हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इससे बात ये हमको पता चल गई कि जो भी हम सॉल्वेंट लेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट तो लो होना चाहिए ताकि हमको ज्यादा देर तक उसको गर्म ना करना पड़े, और गर्म करना पड़ रहा है तो वो हाईली कंबस्टिबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसे में वो इवापोरेट होता जाएगा और हम उसको गर्म करते ही रह जाएंगे, ठीक है। और हमारा सॉल्वेंट उसमें डिसॉल्व भी नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने लिया है वो आसानी से क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, लेकिन सॉल्वेंट उसमें मेल्ट ही नहीं होता है तो हमको क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट जो बताया गया था, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो काफी ज्यादा सॉल्युबल हो जाना चाहिए, कौन से टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर, और जैसे ही टेम्परेचर लो होता जाएगा उसमें चेंजेस आने लगेंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें बताया जा रहा है प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मैंने बताया था आप लोगों को टोटल कितने टाइप का होता है बताइए, उसके बाद में सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसी का ही एक पार्ट होता है। बताओ सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ सॉल्यूशन? ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन के बेसिस पे जो आपके सॉल्यूशन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं बताइए। क्लासेस में मैंने बताया था इन सब के बारे में आप सभी को। रिया बताओ। हम 5 टाइप्स के होते थे। हाँ सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और ओके, और सैचुरेटेड क्या होता है रिया? मैम सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होता है। ओके, और अनसैचुरेटेड? उसमें सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन रहता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू सैचुरेटेड। और सुपर सैचुरेटेड? वो हाई टेम्परेचर पे जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो होता है। करेक्ट है आपका आंसर। आयुषी आप बताओ 5 टाइप कौन कौन से हैं? कल के लिए आपका क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये पता करके रखोगे आप। और साथ में आप ये भी पता करोगे कि किसको सैचुरेटेड बोला जाता है, किसको अनसैचुरेटेड और किसको सुपर सैचुरेटेड। मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम हाइड्रोकार्बन का पढ़ रहे थे तो इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में ये बताया था कि हम बॉन्ड के बेसिस पे किसको सैचुरेटेड और किसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है। जब आप अदर चैप्टर पढ़ रहे थे, आई थिंक 3 या 4 चैप्टर की बात है, तब हमारा सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया था। और सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। एक आपका डाइल्यूट, एक आपका कंसंट्रेटेड, एक सैचुरेटेड, एक आपका अनसैचुरेटेड और एक आपका सुपर सैचुरेटेड होता है। तीनों का डिफाइन आप लोग कल सभी लिख के लाएंगे और उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आप अपना जो होमवर्क होगा उसको व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, मैं चेक करूंगी पूरे जितने स्टूडेंट अभी यहाँ पे हैं सभी के सभी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाया कैसे जाता है, ठीक। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, चलिए।